साथ बैठेगा ना, उठेगा ना, उनके साथ बातचीत करेगा। एक तरह से कहते हैं उनकी अपने सारे सिस्टम जो थे, अपने सारे जो रिलेशन थे उनसे क्या कर दिए, कट कर दिए। इस तरह उन्होंने उनको सोशली बायकॉट कर दिया। किन लोगों को, जो अभी भी उनका वर्क कर रहे थे, किन के साथ जुड़े हुए थे, प्लांटर के साथ, जो अभी भी कल्टीवेशन कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया, सोशली बायकॉट। सोशली बायकॉट का मतलब उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, उनके साथ जो रिलेशन थे, फ्रेंडली या जो पारिवारिक घरेलू जो भी थे, सारे सिस्टम उन्होंने रिलेशन जो थे बायकॉट कर दिए, उनको स्टॉप कर दिया। अब गोमास्ताज ये क्या हुआ करते थे, ये एजेंट हुआ करते थे। गोमास्ताज वर एजेंट टू कलेक्ट रिवेन्यू या टैक्सेस, किससे, पीजेंट से। तो वो पीजेंट से पैसा उगाने के लिए आया करते थे, एजेंट हुआ करते थे। गोमास्ताज एजेंट को कहा जाता था। वर बीटन अप, उन्होंने उनको पीटा। किसने पीटा, फार्मर्स ने या कल्टीवेटर्स ने। अब गोमास्ताज को पीटना शुरू कर दिया, उनको भगाना शुरू कर दिया, वहाँ से मारना खदेड़ना शुरू कर दिया। नॉट टू सो इंडिगो नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स लठियाल्स। अब क्या किया उन्होंने, ना तो वो इंडिगो को उगाएंगे, ना उसकी क्रॉप करेंगे, नॉर भी बुलेट, ना ही वो भयभीत होंगे। किन से, प्लांटर्स के जो लठियाल से। यानी कि लठियाल प्लांटर्स ने, कुछ लोग लाठी वाले अच्छे अष्टपुष्ट लोग मेंटेन कर रखे थे अपनी सुरक्षा के लिए, या वो उनको डराने के लिए पीजेंट्स कल्टीवेटर को। उन्होंने कहा कि ना तो हम उनसे क्या होंगे, बुलीड होंगे, ना तो हम भयभीत होंगे, आक्रांत होंगे, और ना ही हम इंडिगो को शो करेंगे, आगे उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से रेबेल जो था, ब्लू रेबेलियन का मतलब बताया था, जैसे कि जो नील थी उसके लिए उन्होंने नहीं उगाने के लिए, उसके प्रोडक्शन बंद करने के लिए जो आवाज़ उठाई, उसको क्या कहा गया, ब्लू रेबेलियन क्या कहा गया, क्या कहा गया, ब्लू रेबेलियन कहा गया। जो इन मार्च 1859 में हुआ था इन बंगाल की जो रही थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि अब हम इसको उगाएंगे नहीं, बंद कर देंगे। उसके बाद उन्होंने जो रेंट था वो प्लांटर्स को देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी इंडिगो की, उन पर क्या किया, अटैक किया हथियारों के साथ, और जिनमें तलवार वाले, तीर कमान धनुष थी, और यहाँ तक कि जो वीमेंस थी उन्होंने अपने किचन यूटेंसिल्स के साथ उन पर अटैक किया। महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद में दोज हु वर्कड विद फॉर द प्लांटर्स, जो अभी भी प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे, उनका उन्होंने क्या किया, सोशली बायकॉट। सोशली बायकॉट का मतलब उनसे अपने सारे रिलेशन जो थे स्टॉप कर दिए, बंद कर दिए, तोड़ दिए। गोमास्ताज वर एजेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू या रेंट बाय टू द फार्मर्स। तो ये एक एजेंट हुआ करते थे, उनके टैक्स से पैसा उगाने के लिए। उनको उन्होंने क्या किया, पीटना स्टार्ट शुरू कर दिया, पीटना कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद नॉट टू सो इंडिगो नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स। ना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिसाइड कर लिया प्लांटर्स ने कि ना अब हम इनको उगाएंगे, और ना ही अब हम उनके जो लठियाल है, जो लाठी वाले बॉडीगार्ड है प्लांटर्स के, उनसे भयभीत होंगे। इसका क्या कारण था, इससे पहले भी कि भाई इन्होंने रिबेल किया, इससे पहले भी हम सहते आ रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन सहते आ रहे थे। हमारा बंगाल में, पूरी इंडिया में जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। फिर ऐसा क्या कारण था कि उनको क्या पावर मिली कि अब उन्होंने रिबेल करने की सोची। और कौन कौन से कारण थे, पहला था इंडिगो सिस्टम वाज इज इंटेंसली अप्रेसिव तो था ही, दमनात्मक था, बहुत ही खून चूसने वाला था, इसमें तो कोई शक नहीं। इससे पहले भी यही सिस्टम था, बहुत सारे सिस्टम जो उन्होंने पहले इंप्लीमेंट किए थे, जिनका इम्प्लाइजेशन किया था, वो सब क्या थे, अप्रेसिव थे, दमनात्मक थे, खून चूसने वाले थे। लेकिन उनके पीछे और भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने रिबेल किया, वो था सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार एंड विलेज हेड्समैन। अब जो लोकल जमींदार और विलेज हेड्समैन थे, उनका भी सपोर्ट किनके साथ था, उन कल्टीवेटर्स और पीजेंट्स के साथ में था। इसलिए उन्होंने सोचा जब कल्टीवेटर और जमींदार और विलेज हेड्समैन ही हमारे साथ है, तो हम इनको आवाज़ उठानी चाहिए और यहाँ से इस इंडिगो को बंद कर देना चाहिए। दीज वर अनहैप्पी विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स। अब जो प्लांटर्स थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, इस वजह से वो अनहैप्पी थे। कौन, विलेज हेड्समैन और जमींदार। इस वजह से अनहैप्पी थे कि जो प्लांटर्स थे उनका रुतबा, उनका रौब जो था समाज में, सोसाइटी में दबदबा बनता जा रहा था, पैसे की वजह से और कुछ वजह से। तो वो क्या थे कि अब ये जो जमींदार और हेड्समैन थे, उन्होंने सोचा कि इनकी पावर बढ़ रही है, तो इसलिए उन्होंने किनको सपोर्ट किया, कल्टीवेटर्स और फार्मर को। तो इस वजह से भी जो कल्टीवेटर थे उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया। द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम। अब इंडिगो जो फार्मर थे उन्होंने इमेजिन किया कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उनको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कैसे कि जो ये इससे पहले जो 1857 में फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं ये जो रिबेलियन है, ये जो रिबेल है, ये जो रिवोल्ट सिस्टम, ये जो रिवॉल्यूशन है, कहीं बड़ा रूप ले ले, एक मैसिव
फॉर्म में ना आ जाए, बड़े रूप में ना आ जाए, इसलिए वो क्या करते थे, प्लांटर्स को समझाया करते थे और उनका साथ दिया करते थे। तो उन्होंने ये मान लिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, हमारा साथ दे रही है। इसके बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कहाँ गए, बरसात के दिनों में वहाँ पर जा खेतों में जाके या फिर उन गाँवों में जाकर उन्होंने उनका सर्वे किया और उन्होंने कल्टिवेटर्स वो प्लांटर्स को कमियां निकाली, प्लांटर्स के बारे में उनकी कमी निकाल के उनके सामने कहा। तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भी क्या है, हमारे साथ में। उन्होंने ये मान लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन प्लांटर्स के खिलाफ। तो ये भी एक कारण था कि उन्होंने क्या किया कि रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। एशले ईडन इश्यूड ए नोटिस। अब एक एशले ईडन एक मैजिस्ट्रेट था जिसने भी एक नोटिस जारी किया था। उसने क्या कहा था कि रैयत वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती या प्रेशराइज नहीं किया जाएगा रैयत को उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लेकिन इसकी जो मंशा थी एशले ईडन की, वो ये थी कि ये जो रिवोल्ट है एक एक्सप्लोसिव रूप ना ले ले, दमनात्मक या विस्फोटक रूप ना ले ले। इसलिए उन्होंने इस स्टेटमेंट को कहा था, यह स्टेटमेंट दी थी इस मजिस्ट्रेट ने कि ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी जो पकड़ है इंडिया से वो न खो दे। इस वजह से उन्होंने इनको बहलाने के लिए इन फार्मर्स को एक चॉकलेट टाइप का सिस्टम जो ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उन्होंने इसको अदर वे में एक्सेप्ट किया। किन्होंने, उन रैयत ने, उन फार्मर ने। उनका मंशा तो ये थी कि ये एक्सप्लोसिव रूप में ना आवे, इस वजह से ये स्टेटमेंट कह दिया जाए। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को क्या किया, अदर वे में लेकर इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी कहा कि जब मजिस्ट्रेट ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती, किसी भी प्रकार का प्रेशराइज रैयत को नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या हुआ, वो प्रोत्साहित हो गए और उन्होंने क्या किया, रेबेल को स्टार्ट कर दिया। तो ये वो रीजन थे जिनकी वजह से ब्लू रेबेलियन स्टार्ट हुआ। इसके बाद इसके क्या परिणाम निकले वो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब रिबेलियन के बाद में क्या क्या हुआ, क्या आफ्टर इसके जो आउटकम्स थे, क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट रहा इसका, ये देखिए कि आफ्टर रिबेलियन मिलिट्री वाज कॉल्ड, कि इसका क्या परिणाम निकला, मिलिट्री को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया था मिलिट्री को, इसलिए बुलाया गया टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असोल्ट बाई फार्मर्स, यानी कि उनको असोल्ट नहीं किया जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए, उनका नुकसान नहीं किया जाए। इसलिए मिलिट्री को बुलाया गया, सेना को बुलाया गया, ताकि प्लांटर्स को उनसे सेव किया जा सके। जो रिबेलियन से थे, जो भड़के हुए थे फार्मर्स, उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए आर्मी को बुलाया गया। इंडिगो कमीशन वाज सेटअप, एक इंडिगो कमीशन, एक समिति का गठन किया गया, इंडिगो कमीशन को सेटअप किया गया। अब उस इंडिगो कमीशन ने क्या कहा कि द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, कि उन्होंने पाया कि जो गलतियां हैं, जो दोषी है वो कौन है, प्लांटर्स है। किसकी दोष है, प्लांटर्स का दोष है। एंड क्रिटिसाइज, और उनको क्रिटिसाइज किया देम फॉर कोर्सिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर। हाँ, कि जो कमीशन था उसने क्या पाया कि जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी थे। उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, किनको, प्लांटर्स को। डैम फॉर कर्सिव मेथड, जो उनके तरीके थे जो उन्होंने यूज किए थे विद इंडिगो कल्टीवेटर्स, यानी कि इंडिगो जो कल्टीवेटर्स थे उनके साथ जो उन्होंने बिहेव किया, जो मेथड्स यूज किया था उनके कल्टीवेशन कराने के लिए, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया कि आपने किस तरह से बर्ताव किया है, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। कमीशन ने उनको फटकार लगाई। कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल, अब कमीशन ने ये भी कहा, किसको कहा, अब रैयत को कहा कि आपको अब क्या करना है कि फुलफिल दियर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अब वर्तमान में करंट में जो है बना हुआ है उसको आप फुलफिल करें, उसको आप पूरा करें। जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके और प्लांटर्स के बीच में बना हुआ है उसको आप फुलफिल करें। उसके बाद एंड आल्सो टोल्ड देम दे कुड रिफ्यूज इन फ्यूचर, कि आप इसको भविष्य में करें या ना करें, या आपकी मर्जी, आप इसको करने से मना कर सकते हैं फ्यूचर में। ये उन्होंने कहा, किसने कहा, इंडिगो कमीशन ने कहा। उसके बाद में ये जो कल्टीवेशन था बंगाल का, कि बंगाल में अब रिबेलियन हो चुका था, रिबेल हो चुकी थी, रिवोल्ट कर चुके थे लोग, फार्मर्स जो थे। अब ये इंडिगो कल्टीवेशन जो थी शिफ्ट कर गई कहाँ से, बंगाल से बिहार के लिए। अब जो प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी उसको बंगाल से शिफ्ट करके कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, बिहार में करना स्टार्ट कर दिया।
और इन 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो डाई थी वो डेवलप होने लगी, अब सिंथेटिक डाई आने लगी, इंडिगो की जगह अब सिंथेटिक डाई आने लगी और इंडिगो का जो डिमांड थी वो अब घटने लगी, डिक्रीज होने लगी। किसकी वजह से? सिंथेटिक डाई आने की वजह से सिंथेटिक डाई डेवलप होने लगी थी। इस वजह से अलग अलग प्रकार के डाई थे कलरफुल जो डेवलप होने लगे, कब? लेट 19th सेंचुरी में। और इससे इंडिगो की जो डिमांड थी वो क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी, घटने लगी। इसके बाद में गांधी जी जो पहुंच गए कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण कहाँ था? बिहार में। किस वजह से? वहाँ पर भी लोगों ने, उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बिहार के जो कल्टीवेटर्स के उनकी दुर्दशा कर दी और उनके बचाव में 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? गांधी जी का, जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये चैप्टर थ्योरिकल पार्ट से यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।